हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली आपकी जो है 7th क्लास है और इसी 7th क्लास के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत। और हमारे अतीत में थर्ड बुक है हमारा, जो आपका सेकेंड है, उसको देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 हम लोग पढ़ रहे थे 18वीं शताब्दी से नए राजनीतिक जो आपके संगठन है उनको हम लोग आपका देख रहे हैं। तो इसी राजनीतिक संगठन के अंतर्गत जो था हम बहुत सारी चीज़ों को इसमें देख चुके हैं। कल बच्चों ने माइक लेकर बहुत सारे स्कूल के बच्चों ने पढ़ा और हमने उनको गौर करके भी देखा और एक एक करके सारी चीज़ों को हमने इनमें देख लिया। ठीक है, चलिए। तो यहाँ तक इतना हम कर चुके, इतना गौर करके हम लोग आपका देख चुके। ठीक है, तो आगे इसमें बढ़े हम यहाँ तक। तो आज मुझे बेसिकली आपको समझाना है कि कैसे क्या कुछ हुआ, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के संकट की स्थिति। आपने अध्याय 4 में देखा होगा कि मुगल साम्राज्य की अपनी सफलता ऊंचाइयों पर किस प्रकार पहुंचा था। यानी कि जो मुगल थे वे बेसिकली एक जो उन्होंने एक आपके इतनी बड़ी आपकी सत्ता हासिल की, वो इतनी बड़ी सत्ता हासिल करने में कैसे सफल रहे, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, आप इसको अच्छे से जान सकते हैं। क्लियर है? और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उनके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे। ऐसे अनेक कारण हुए जो बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में एक आपका लंबी लड़ाई लड़ी हुई साम्राज्य के दौरान सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्चा किया था। कह रहे उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, साम्राज्य सैन्य निपटाए और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक कर दिया। कैसा दिया? बहुत अधिक आपका कर दिया। औरंगजेब के उत्तराधिकारी, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकारी आएंगे, शासन काल में राज्य के प्रशासन में कार्य कुशलता समाप्त होने लगी थी। मनसबदारों की शक्ति वर्गों में वंश रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन होता गया था। कैसा होता गया था? कठिन होता गया था। सूबेदारों के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति मिल गई थी। कैसे मिल गई थी? सैन्य शक्ति मिल गई थी। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, सुदृढ़ मतलब आपका मजबूत किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आई। क्या हो गया? राजस्व की जो मात्रा है उसमें आपका कमी आ गई, क्योंकि जब आप प्रशासन को बहुत नियंत्रण चलाएंगे तो कुछ चीजें में आपका शिथिलता देखने के लिए मिलती है। जैसे कहाँ आई शिथिलता, किन चीजों में था? कह रहे उत्तर और पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलन ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे आपके जमींदार थे और जो आपके किसान थे उन्होंने आपका विद्रोह किया, और कुछ आपका कृषक आंदोलन हुए। तो जब किसान विद्रोह करेंगे, कृषक आंदोलन होगा, तो ऑब्वियस है कि वो लोग टैक्स देने के लिए जो उनको कर देना था उस पर वो खड़े होंगे। ठीक, और इन समस्याओं को और भी उन्होंने गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार में विरुद्ध हो गए, और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश करते थे। क्या करते थे? ये कभी शक्तिशाली हो गए और अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए आपका रहते थे। अतीत में भी विभिन्न विद्रोही समूह ने मुगल सत्ता को चुनौती दी। कह रहे कि अतीत में अगर आप देखोगे तो अगर पास्ट की बहुत सारी चीजें देखे हुए जो आपके मुगल आपके समूह में विद्रोही समूह ने क्या करी, उनकी सत्ता को चैलेंज किया। परंतु अब समूहों के क्षेत्रों में आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किया। कैसा किया? मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता
प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों और अन्य समूह के हाथ में आ गई थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को न रोक सके कि जो बदलाव होना था वो उसको रोक नहीं पाए, क्योंकि आप जानते हैं औरंगजेब एक बहुत शक्तिशाली शासक था। उसने बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना शासन फैलाया और 1707 तक जब उसके शासन था, उसकी मृत्यु हो गई। उत्तराधिकारी जिस तरह के छोटे छोटे प्रांत और राज्य थे वो उनको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाए, और कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से वो क्या थे कि वो जो बदलाव हो रहे थे उन बदलावों को नहीं रोक पाए। ये ऐसे कुछ कारण बने जिन्हें आप इसके अंतर्गत देखोगे। अब देखिए, भरपूर फसल और खाली तिजोरी, यानी कि अच्छी खासी फसलें हो रही हैं और खाली तिजोरी इसलिए है क्योंकि टैक्स नहीं आ रहा है। टैक्स क्यों नहीं आ रहा है? बंगाल जैसे राज्य, अवध जैसे राज्य इनसे अलग हो गए हैं, हैदराबाद के निजाम अलग हो गए, तो जो एक बहुत बड़ा कर का रूप जो इनको मिलता था वो अब आपका इनको नहीं मिल रहा है, और ये नहीं मिलने की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं और हमको दिखाई दे रही हैं। क्लियर है? नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, जब टैक्स नहीं मिलेगा तो फसल भले ही अच्छी हो लेकिन तिजोरी खाली रह जाएगी। एक तत्कालिक लेखक ने साम्राज्यों के वित्तीय दिवालीपन का वर्णन इस प्रकार किया है। बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए हैं, उनके पास वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता। कह रहे 2 फसल उगाते हैं और उन दोनों में से उन्हें कुछ नहीं मिलता। कह रहे कि उनके स्थानीय गुमसते एक तरह के किसान हाथों की कठपुतली बनकर रह गए हैं। किसान कैसे बन गए हैं? उनके हाथों की आपका कठपुतली बनकर रह गए हैं। जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाताओं के बस में रहता है जब तक कि वह साहूकार को कर्जा ना चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था में प्रशासन इतना चकनाचूर हो जाता है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मनो सोना बटोरता है लेकिन फिर भी मालिक जमींदार के 1/3 का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रखते हैं? इनकी इन आशा की जाती है कि वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई समय आगे चलते हैं और घुड़सवार को उसके पीछे चलाते हैं, पैसा कहाँ देंगे? ठीक, अब सोचिए, जब वे अपने सैनिकों को लड़ाई के समय आगे चलाते हैं और घुड़सवारों को पीछे चलाते हैं तो पैसा कहाँ से आएगा? यानी कि टोटल कुल मिला के बात ये थी कि जहां से टैक्स कलेक्शन होना था वो टैक्स कलेक्शन रेट गिर रहा था, और टैक्स कलेक्शन रेट क्या था कि जो आपका किसानों से फसल उगाने पर जो उनको आपका कर मिलता था वो कर मिलने में आपकी कमी आ रही थी, और वो कमी आपके बहुत सारी समस्याओं को पैदा कर रही थी। आप जानते हैं अगर आपका टैक्स मजबूत नहीं होगा तो ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारे सिस्टम जो है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, और ये सारी समस्या आपकी होंगी। इस आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण भारत को लूटकर वह अपनी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। क्या कर गया? धन दौलत। आपको पता है नादिर शाह का हमला हुआ। अब आप जानते हैं एक तो दिल्ली वैसे ही कमजोर हो रखी है क्योंकि मजबूत शासक नहीं है, और जब कोई मजबूत शासक नहीं होता, केंद्र में मजबूत सत्ता नहीं चलती, तो जो छोटे मोटे राज्य हैं, जो रियासतें हैं, वो अपने आप को दूर की जो है अपने आप को फ्री कर लेती है और सेंट्रल की पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो सेंट्रल की पावर कम होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। उनमें से समस्याओं में से कुछ लोग बाहर के आक्रमणकर्ता भारत में आते हैं या फिर किसी राज्य में आते हैं, अटैक करते हैं। तो ऐसी कहानी थोड़ी सी यहाँ घटी। ईरान का एक शासक था नादिर शाह, और इसका एक ही पर्पस था, आओ दिल्ली को लूटो, पैसा कमाओ और चले जाओ। इसे कोई मतलब नहीं था किसी चीज से। तो 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। जो इसके हाथ लगा दिल्ली में खूब इनने मारकाट की, जो इसे मिलता उसको ये ले जाने लगा। ठीक, नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक, नादिर शाह चला गया, उसके बाद अफगान शासक आया अहमद शाह अब्दाली, आक्रमण का तांता लग गया। अब एक को हिम्मत मिली, यानी कि ईरान का शासक था नादिर शाह, उसने अटैक किया, दूसरों को हिम्मत मिल गई।
तुरंत क्या हुआ, अफगान का एक और शासक इस तरह की लूटपाट करने आया जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, और इसने लगातार 1748 से लेकर 1761 तक कंटिन्यू इसने अटैक किए, और इस बार इसकी 5 बार उत्तर भारत पर हमला किया और लूटपाट मचाई। सोच के देखिए, सेंट्रल की पावर कमजोर होने से कैसे विदेशी आकांक्षा मजबूत हो रहे हैं और कैसे वो आपका भारत को लूटने पर तुले। ठीक, ये आप देख। ठीक, नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण क्या है? नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। ठीक, इसको आप देखिए। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो ध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालिक प्रेक्षकों ने किया। इनमें से एक, मुगल को जिस तरह से धन लूटा गया उसका वर्णन इस तरह से किया गया है। 60 लाख रुपए और कई हजार के सोने के सिक्के। कितने? 60 लाख रुपए, कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन। सोच के देखिए, कितने? 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 5 करोड़ रुपए के गहने जवाहरात। कितने के? 5 करोड़ के आपके गहने और जवाहरात को लूटा गया। अन्य चीज ले गया कुछ तो इतनी बेशकीमती की दुनिया का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, यानी कुछ इतनी चीज ले गया जो आपका बेहद बेशकीमती थी। कौन लेकर गया है? नादिर शाह। कहां का है ये आक्रमणकारी? है अभी हमने पढ़ा है ईरान का, और आपने एक सिंहासन का नाम सुना होगा, तख्ते ताउस। तख्ते ताउस यानी के मयूर सिंहासन, जिसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। सोच के देखिए, मयूर सिंहासन। अन्य वृत्तांत, वृत्तांत का मतलब होता है जब कोई आदमी कहीं पर जाता है तो अपनी यात्रा को लिखता है, उसको कहते हैं वृत्तांत। अपने वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी कभी मलिक थे बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए, यानी कि जो एक प्रकार के मालिक हुआ करते थे, वो आज उनकी कंडीशन ऐसी है कि उनकी स्थिति बड़ी बिगड़ गई, उनकी चीजें अलग हो रही। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, अब प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं है। अलग थलग पड़े लोगों ने कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों को नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। यानी कि जो लोग आपका शौकीन थे, यानी कि पैसा है तो आपका शौकीन है, और नई नई पोशाक नई नई ड्रेस पहन रहे थे, आज स्थिति यह है कि उनके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं बचे हैं। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, अब वो बेघर हो गए हैं। नया शहर यानी कि शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया है। जो शाहजहानाबाद आपका बसाया गया था शाहजहां द्वारा, आज देखिए उसको ऐसा लूटा गया है, वो केवल एक मलबे का ढेर मात्र लग रहा है। क्या मात्र लग रहा है? मलबे का ढेर मात्र आपको दिखाई देगा। ठीक, ये सारी स्थिति जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक, तो इस तरीके से पूरा हो गया। तो इसको आगे पढ़ेंगे और आगे समझेंगे। चलिए, आप कोई स्कूल का बच्चा खड़ा हो जाइए। जीआईसी अमोड़ी, जीआईसी अमोड़ी कोई बच्चा पढ़ेगा बेटा माइक लेके चैप्टर को? शाबाश। साम्राज्य पर सब और से बदलाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूह की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात दो बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तूफानी। काफी समय तक परिवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाहों
फर्रुख खसियर और आल मगीर द्वितीय 1754-1759 की हत्या हो गई और 2 अन्य बादशाहों अहमदाबाद 1748 1754 और शाह आलम द्वितीय 1759 1816 को अनेक अभिजातों ने अंधा कर दिया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जिम्मेदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। राजपूत बहुत से राजपूत घराने विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुर्ग व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटीय राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। इन प्रभावशाली राजपूत घराने ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दाव दिया। जोधपुर के राज अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोसी के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरे और अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। जयपुर के और कोई बच्चा पढ़ेगा? दूसरा पूछ लो आप। माइक लेकर पढ़ना चाहे कोई और बच्चा? बच्चे खड़े हो जाइए बेटा, चैप्टर पढ़िए आप लोग माइक लेके। अभी बच्चे ने पढ़ा है, आप भी खड़े हो जाएं। शाबाश, बहुत अच्छे। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है बेटा आपका? चंचल। ठीक है बेटा चंचल, धीरे धीरे पढ़ना जैसे बच्चे ने पढ़ा। चलिए शुरू करें। जयपुर के राज जयसिंह 1732 के एक फरसी वक्त में राजा जयसिंह का वर्ण। राजा जयसिंह अपने साथ की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वह आगरा के रहे और 5 या 60 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोहफा खाना तथा भारी मात्रा में धन भी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर
नर्मदा के तक फैला हुआ था। तो जैसा हम लोग देख रहे थे कि सिखों के बारे में हमने पढ़ा, और सिख पता है कि सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में उभरा था। पंजाब में बेसिकली इसका निर्माण हुआ, और आप जानते हैं गुरु गोविंद सिंह ने 1969 में खालसा पंथ की स्थापना करी थी। क्लियर है? और इसी स्थापना के पश्चात राजपूत और मुगल शासक के खिलाफ इन लड़ाइयां लड़ी। अब आप कहेंगे सर मुगलों के खिलाफ तो लड़ी, ये तो समझ आता है, लेकिन राजपूतों के खिलाफ क्यों लड़ी? क्योंकि कुछ ऐसे राजपूत थे जो आपका मुगलों का साथ दे रहे थे, तो वो उनके एंटी थे। और आप जानते हैं कि इन्होंने बहुत कुछ एक दर्द झेला है, और आप जानते हैं कि जो गुरु गोविंद सिंह है उनकी मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद बंदा बहादुर जो उनका सेनप करता था, जो आपका नेतृत्व करता था, उसने ही खालसा पंथ के साथ खालसा का जो संगठन किया, उसने मुगल सत्ता के साथ उसने विद्रोह किया, और बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह से जाने वाले सिक्के गढ़वाकर शासन को सार्वभौमिक बताया कि जो हमारा शासन है वो हमारा नहीं है, सार्वभौमिक यानी कि सबका है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया। और सतलज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को प्रशासन ने स्थापित किया, और 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया, और 1716 में इसको मार दिया गया। तो सिखों ने भी एक बहुत लंबे तरह से आपका देखा है, उन्होंने अंग्रेजों का इनका मुगलों का आपका विरोध किया, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। तो इतना हम लोग अपने चैप्टर में देख चुके हैं। चलिए, किसी कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए। तो ये था सिखों का, और आपको ध्यान होना चाहिए कि मैं जैसे बता दूं, उन्होंने कुछ राजपूतों का भी आपका विरोध किया था। आप जानते हैं जयपुर के राजा जयसिंह और सवाई के राजा थे, इन्होंने किस तरह से इन्होंने आगरे की सूबेदारी प्राप्त की, कुछ मुगल शासकों के यहाँ ये काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, कई राजपूत आपके राजाओं ने, बहुत सारे घराने भी वहीं इनके साथ आपका जुड़ गए थे, जैसे गुजरात और आपके मालवा के ये लोग आपका लाभदायक हो रहे थे, ये मुगलों के प्रति अपनी वफादारी दिखा रहे थे, और उसका एक ही पर्पस था ताकि इनके बदले में जो इनकी जागीरदारी इनको मिल जाती थी, जागीर इनको मिलती थी, इस पर ये आपका फ्री हैंड से अपना काम करते थे, और मुगलों को ये टैक्स भी पहुंचाते थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे राजपूत घराने में हमने देखा, और यहाँ से हमने अपने टॉपिक को शुरू भी किया था। तो इतना आपको अच्छे से याद हो गया होगा। क्लियर है? तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगर कोई डाउट रहेगा मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे अपने चैप्टर में पूछ सकते हैं। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।